उस पत्र को दबाकर दरकिनार करके इन्होंने ये तोड़ू कार्रवाई की है। ये बिल्कुल ही असंवैधानिक और सामने वाले को हरेस करने के, उनको डराने धमकाने के, उनके ऊपर किसी तरीके का दबाव लाने के लिए ये पूरी पुरजोर कोशिश की गई है। इसमें मैं कहूँगा ये दो आप नाम ले सकते हैं। राजेश वद्रिया, और उन्होंने जो ये काम किया है ज़ेरे साया कुमार आयलानी के, क्योंकि एक बार मैं कुमार आयलानी के पास गया, उन्होंने मेरे सामने वो एप्लीकेशन जो मेरे पास नोटिस आया था उसको खारिज करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए। इस पे उन्होंने दोबारा नोटिस भेजा कि ये आपका वाड़वी बांधकाम है, जबकि 15 साल पहले बनाया हुआ है, 1 इंच इधर उधर नहीं है। ये दो तो नाम स्पष्ट हो गए। संजय पवार तो यहाँ आए थे, उसके साथ वो जो प्रभाग समिति का बापू सोनवने, हाँ उसका नाम बापू सोनवने, वो भी आया था। और जो मैं कहूँ कि मैं टाउन प्लानर से पर्सनली मिलने गया, उन्होंने हमें ये स्पष्ट रूप से कहा कि राजेश वद्रिया रोज़ हमारे पास आता है, हमको डराता है, धमकाता है, चिल्ला-चिल्ली करता है, नहीं मैं आपकी कमिश्नर को कंप्लेंट कर दूंगा। जब कमिश्नर से भी बात नहीं बनी तो उन्होंने फिर लेंगरेकर साहब जी से संपर्क किया। अब उनको पता नहीं क्या उन्होंने मेरे एब्सेंस में क्या उनको बताया है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन ये है कि उनके माध्यम से ये सारे जो भी इश्यूज हुए हैं ऑर्डर, और और जबकि जो मुझे कॉपी वहाँ से प्राप्त हुई किसी भी माध्यम से, वो साइंड भी नहीं थे। यानी जो शिकायतकर्ता हैं, जिनके नाम अंकित है उस एप्लीकेशन में, उनके हस्ताक्षर भी नहीं है। बिना हस्ताक्षर वाली एक कंप्लेंट के ऊपर आपने इतनी बड़ी कार्रवाई कैसे कर ली? नमस्कार, मैं हूं कुणाल कपूर और आप देख रहे हैं बोल इंडिया। शहर में प्रशासन काल है और किस प्रकार से जो है हालात हैं उसके बारे में जो है हमेशा हम चर्चा करते आए हैं। किस तरीके से लापरवाही की जाती है, किस तरीके से जो है हम ये कहें कि पावर का इस्तेमाल किया जाता है और कार्रवाई के नाम पर जो है लोगों को कहीं न कहीं जिस तरीके से टॉर्चर किया जाता है हम ये कहें, या फिर जिस तरीके से परेशान किया जाता है, राजनीतिक तंत्र हो या फिर अगर हम बात करें प्रशासनिक तंत्र हो, या फिर जिस तरीके से जो कि हालात हैं शहर में, आप देख रहे होंगे किस तरीके से जो है कई ऐसे अवैध कार्रवाई हमें देखने को मिलती है। लेकिन क्या होता है कि उसके बारे में चर्चा ज़्यादा की नहीं जाती, क्योंकि माहौल को दबाने की कोशिश की जाती है। एक जगह जो है राजनीतिक दबाव होता है, तो एक जगह जो है भ्रष्टाचार किए गए जो प्रशासन के अधिकारी हैं, उनके कार्य होते हैं। तो ऐसी एक कार्रवाई जो है की गई थी, उसे जो है काफ़ी लंबा समय हो गया है। लेकिन जब इस कार्रवाई के बाद ये आवाज़ उठाई जा रही थी कि जो कार्रवाई की गई है, वो जो है गलत कार्रवाई की गई है, बेबुनियाद कार्रवाई है, उसको लेकर जो है सवाल उठाए गए थे। आज उन्हीं व्यक्ति से हम जो है बातचीत करेंगे और इसमें सिर्फ गौर करने की बात जो है वो देखिएगा कि किस तरीके से जो है ये कार्यप्रणाली चलती है। शहर में जो है लोगों को किस तरीके से परेशान किया जाता है, पावर का गलत इस्तेमाल किया जाता है। नगर पालिका के अधिकारी जो हैं, वह भी इसमें विलुप्त होते हैं। सर जी, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगी कि जिस तरीके से जो कि ये जगह है, जहाँ पे हम इस समय बैठे हैं, जी। इस जगह के आप किस तरीके से जो है हकदार हैं? किस तरीके से जो आप मालिक हैं? और क्या जो है चीज़ों को लेकर इस प्रॉपर्टी को लेकर जो है विवाद चल रहा है? ये पहले जो है एक छोटी संदर्भ में बताएँ। नमस्कार कुणाल जी। बोल इंडिया के माध्यम से मैं अपनी ये जो मेरे से एक आपत्तिजनक बात हुई है, वो सारे समाज के सामने रखना चाहता हूँ, सरकार के सामने रखना चाहता हूँ। जो भी प्रशासन से जुड़े अधिकारी हैं, जिनके कान खुले हैं, उनके कानों तक ये मेरी आवाज़ पुरज़ोर तक पहुँच जाए, ये मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ। मेरा नाम मनोज मोतीराम गजवानी है। मैं यहाँ उल्लासनगर, शांतिनगर, शिव कॉलोनी का रहवासी हूँ। ये जगह हमें 1960 से लेकर हमारी है। मेरे पिताजी के नाम की थी। उनके एक्सपायरी के बाद हमने इनके पेपर वर्क हाई कोर्ट और मंत्रालय के आदेश से लीगल हेयर के तहत हमने कराए है, और उनकी पूरी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके जो भी प्रक्रिया है, उसके बाद हमने 2005 सुनामी के बाद जब हमारी माताजी, हमारा जो नीचे घर था ग्राउंड फ्लोर में, वो उस वक़्त
पूरी रात 7 फुट पानी में फँसी थी, गर्दन तक उनके पानी था। तो ये एक हमारे लिए बहुत तकलीफ़ देन बात हो गई। और 2005 के बाद हमने इसके कागज़ात पूरे तरीके से बना के और प्रशासन के सुपुर्द किए और उनसे ये प्लान बनाया है। 2008 में ये प्लान हमको अप्रूव होके मिला है। उसके बाद ये 2 साल इनको लगे। 2010 में ये परिसर बन के रेडी हो गया और 2010 में इसका परिसर मतलब कि इमारत जो है ये बनी। इमारत जो वो 4 मंजिला ये जो इमारत है और उसका मैं ही अ, आधार रखता हूँ। हमारे पूर्वजों के बड़ों के आशीर्वाद से, हमारे गुरुजनों के आशीर्वाद से, तो ये काम पूर्ण हुआ और इसकी आधारशिला रखने में भी उनका बहुत बड़ा हाथ है और इसके रखने पर हमने एक पहले ही संकल्प लिया था कि हमें ग्राउंड फ्लोर में एक सत्संग का हॉल बनाना है, जो हमारे सनातन धर्म की प्रसार में हमारी सहायक है। और ये मैंने अपने आर्किटेक्ट से भी कहा है और वो उन्होंने उसकी पूरी जानकारी लेते हुए उसे उस तरीके से इस प्लान को बनाया है। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो लैंड के डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रॉपर्टी कार्ड्स हैं, जो भी हैं, ये सारे मेरे नाम से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से मान्य हो गए कि आप ही इसके अधिकारी हैं और मेरी माताजी मेरे साथ रहती हैं। वो जीवंत हैं, शी इज़ 85 प्लस इयर्स नाउ। वो जीवंत हैं, लेकिन अभी उनकी वो अवस्था नहीं है कि वो कहाँ आ जा सके। शी इज़ बेड रिडन, तो घर में ही थोड़ा बहुत उनकी सेवा होती है, अन्यथा वो कहाँ आ जा नहीं पाते हैं। तो ये मेरी छोटी-सी एक शॉर्ट स्टोरी थी मेरे फैमिली की। मैं और मेरी वाइफ़ यहाँ रहते हैं और हमारी माताजी। यानी तो कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये आपके जो है पिताजी के नाम पे थी, फिर उसके बाद जो है उनके गुज़र जाने के बाद, देहांत के बाद जो है, जी, आपने जो है पूरे जो है लीगल वर्क लीगल करके तरीके काम से। किया। जी, फिर उसके बाद जो है 2005 में जिस तरीके से जो कि बाढ़ जो आई थी, हाँ, फ्लड आया था, उसके बाद जो है आपने प्रशासन से फिर जो है इस चीज़ों पे बातचीत किया। आपने जो है लीगल प्रोसेस करके इसे एक इमारत के स्वरूप में खड़ा किया। अब बिल्कुल। ये जो कार्रवाई जो हुई थी, उसके बारे में जानना चाहेंगे, कार्रवाई क्यों थी? और इस इमारत में कितने माले हैं और कितने माले में कौन-कौन रहता है? इस इमारत में 4 माले हैं, पहला मंजिला और दूसरा मंजिला हम लोग ऑक्यूपाई कर रहे हैं। पहले मंजिले में मेरे परिवार के साथ रहते हैं, दूसरे मंजिले में माताजी रहते थे। अब उनकी सेहत नहीं होने की वजह से उनको अब नीचे ले आए हैं कुछ दिनों के और ऊपर के 2 मंजिले थे, जो मैंने अ, इस निर्माण के 2 साल बाद, यानी 2010 में जब ये कंप्लीट हुआ और हम लोग यहाँ आके रहने लगे, उसके 2 साल बाद मेरी कुछ फाइनेंशियल आवश्यकताएँ आ गई, तो मुझे मजबूरन वो 2 फ्लोर मुझे देने पड़े, जो मैंने 2 परिवारों को अलग-अलग परिवारों को मैंने उन्हें अ, लीगल तौर पे रजिस्ट्री करके अता किया है। तो ये है कि टोटल 4 मंजिलें हैं, 2 मेरे हाथ में हैं, 2 उनके हाथ में हैं। अब स्टार्टिंग के जो 10 साल थे, स्टार्टिंग के 10 साल थे, ये तो काम चलता रहा क्योंकि नई बिल्डिंग है, ज़्यादा कुछ मेंटेनेंस देती नहीं है, छुटक-फुटक काम होता है, वो चलते रहा। इन लोगों का इन लोगों के सामने मैंने प्रस्ताव रखा कि इसको एक क्या बोलते हैं, एक बुक्स में इसको अंकित किया जाए कि हमें क्या-क्या इसके अगेंस्ट में हमें कैसे-कैसे राशि हर महीने देनी है। तो उनका कहना था कि हम सब वेल टूवर्ड हैं, ऐसी कोई बात नहीं, जब भी जो आवश्यकता होगी, हम उसे पूर्ण करेंगे। अब वो 10 साल बीतने के बाद जब बिल्डिंग में कुछ न कुछ आवश्यकता रहती है, तो इन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए, ये सोच के कि 10 साल नहीं भरे, अभी नहीं भरेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आज के दिन में देखा जाए तो 35 से 40 लाख रुपए इस बिल्डिंग के रिपेयर्स और मेंटेनेंस पे लागू हो रहे हैं। सब उसके बाद हमारी जो लिफ्ट है, वो लिफ्ट को जो मेंटेन करते हैं, जिनको हम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, उन्होंने 2023 में इसकी पीडब्ल्यूडी से इंस्पेक्शन कराई थी। इंस्पेक्शन होने के बाद उन्होंने कुछ उसमें नुक्स निकाले और नुक्स निकालने के बाद उन्होंने ये भी कह दिया कि आपकी जो ऊपर मोटर लगी हुई है, मेन मोटर, उसकी औसत आयु जो है, वो 10 साल, 11 साल, आपने उसको 15 साल खींचा है। और जो आपने ये रोपिंग जिस पे ये केबिन चलता है, उसकी औसत आयु 6 से 7 साल है, लेकिन आपने उसको भी 15 साल खींचा है। तो अभी ये लिफ्ट जो है एक धोखादायक स्थिति में आ गई है, यानी कि कभी भी कोई भी
अनटूवर्ड इंसिडेंट हो सकता है। ये स्थिति है आज के डेट की कि 5 साल से बिल्डिंग में ज़ीरो मेंटेनेंस पे चल रही है। अच्छा, मोटा-मोटी ये बात करें कि जिस तरीके से हर सोसाइटी में देखने को मिलता है कि मेंटेनेंस के खर्चे को लेकर हाँ, वाद-विवाद होता रहता हाँ। है, जो है लड़ाई-झगड़े हो जाते हैं, कई बार तो जो है मामले काफ़ी बिगड़ जाते हैं। तो इन 4 मालों में 2 मालों में जो है आपका ऑक्यूपाइड है और 2 माले जब आपने मेंटेनेंस की जब ये बात की आपने, तो उसके बाद जो है इस तरीके के जो है विवाद मोटा-मोटी जो है सामने आने लगे। अब इसमें कार्रवाई में क्या लापरवाही की? प्रशासन की भी बात सुनना चाहेंगे और इसमें राजनेताओं का क्या हस्तक्षेप है? ये जो हमारे 3rd फ्लोर में एक परिवार रहता है, उमेश भदरिया, इनका बड़ा भाई है राजेश भदरिया। अगर जे अगर जो मैं स्पष्ट रूप से कहूँ कि मेन जो है हाथ उनका है, ये प्रशासन में जो कार्रवाई करने का या उनको किसी चीज़ में इनकी हौसला अफ़ज़ाई करने का, तो पूरा उन्होंने इनको सपोर्ट किया है, हेल्प किया है, वरना ये मुमकिन ही नहीं था क्योंकि अकॉर्डिंग टू महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कि कोई भी भवन अगर 10 साल के ऊपर की अवधि क्रॉस कर लेता है, तो उसे आप हाथ नहीं लगा सकते, उसके ऊपर कोई तोड़ू कार्रवाई नहीं कर सकते। जब इन्होंने कार्रवाई की उस वक़्त हम 15वें वर्ष में थे। ये प्रशासन को क्लियर पता है, जॉइंट जो जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है संजय पवार साहब, उनको भी पता है। लेकिन उन्होंने किसी दबाव में आकर, वहाँ तब के टाउन प्लानर प्रकाश मुले किसी दबाव में आकर इस कार्रवाई को करने के लिए स्वीकारा है और उसको अंजाम दिया है। वो तो मेरे घर पे भी आए थे अनटाइमली मेरे एब्सेंस में कि रीमेजरमेंट करनी है। कौन-कौन अनटाइमली आए? ये आपके संजय पवार साहब और उनके साथ प्रभाग समिति के थे। उन्होंने एक बार उसको मेजरमेंट किया, दोबारा आए और फिर यहाँ लाल चौकड़ियाँ लगा के गए। उन चौकड़ियों के बाद भी मैंने उनसे पत्र व्यवहार किया है। ये जो एपिसोड हुआ है तोड़ू का, ये हुआ है 20 मार्च 2024, एकादशी का दिन था और इन्होंने मुझे ऊपर दोनों फ्लोर वालों ने, 3rd और 4th फ्लोर वालों ने स्पष्ट रूप से छाती ठोक के कि हम आपका एकादशी का सत्संग बिगाड़ेंगे, एकादशी के दिन आपको यहाँ ये आपको तोड़ के दिखाएँगे और उन्होंने वैसे ही किया। प्रशासन वालों को, पुलिस को और जो भी कार्यकर्ता थे उनको लेके आए। दोपहर के 1:30 बजे का टाइम था। 2 घंटे में उन्होंने तोड़ू कार्रवाई की। उनके काफ़ी सारे वीडियो क्लिप्स मेरे पास हैं। 2 घंटे में कार्रवाई होगी मतलब कभी ये पत्र आपको आया और इतनी जल्दी प्रशासन कैसे कार्रवाई कर सकता है? ये पत्र मुझे आया था 3 महीने पहले, लेकिन इसके 6 महीने पहले अगस्त 2023 में मैंने उल्लासनगर महानगर पालिका को स्पष्ट रूप से लिखा है कि आपके द्वारा अगर कोई चूक हुई है ग्राउंड फ्लोर की बात में कि आपके अधिकारी आए हैं इस विषय में, अगर चूक हुई है, आई एम रेडी टू पे द रिवाइज्ड डीसी चार्जेस एंड जो भी आपके एंसिलरी चार्जेस हैं, प्लीज़ रिवाइज़ दिस वन एंड गेट मी द न्यू appropriate plan given and necessary charges with all पेनल्टीज मैं रेडी हूँ उसे पे करने के लिए। लेकिन उस पत्र को दबाकर दरकिनार करके इन्होंने ये तोड़ू कार्रवाई की है। ये बिल्कुल ही असंवैधानिक और सामने वाले को हरेस करने के, उनको डराने धमकाने के, उनके ऊपर किसी तरीके का दबाव लाने के लिए ये पूरी पुरज़ोर कोशिश की गई है। इसमें मैं कहूँगा ये 2 परिवार तो सम्मिलित हैं ही हैं, उनके साथ कुछ बाहरी भी लोग सम्मिलित हैं, जो उस वक़्त पिक्चर में, पत्र व्यवहार में या किसी भी विषय में उनका नाम नहीं आ रहा है, लेकिन बिहाइंड द सीन वो पूरी तरह से सक्रिय हैं और काम कर रहे हैं। आप नाम ले सकते हैं। राजेश भदरिया और उन्होंने जो ये काम किया है ज़ेरे साया कुमार आइलानी के, क्योंकि एक बार मैं कुमार आइलानी के पास गया, उन्होंने मेरे सामने वो एप्लीकेशन जो मेरे पास नोटिस आया था, उसको खारिज करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए। उसके बाद उसके बाद फिर उसी नोटिस पे उन्होंने दोबारा नोटिस भेजा कि ये आपका वाड़वी बांधकाम है। जबकि 15 साल पहले बनाया हुआ है, 1 इंच इधर-उधर नहीं है और दोनों साइड देखेंगे 2 साइड इंडेक्स है, तो 10-10 फुट का हमने दोनों साइड क्लियर स्पेस छोड़ा है, निर्माण करने के टाइम में 10-10 फुट का क्लियर छोड़ा है।
तो वाड़वी कहाँ से हो गया? मेरा उनको ये था कि साहब ये वो बात नहीं है जो आप लिख रहे हो, इसके पीछे इन दोनों परिवारों का कोई और ही मत है, कोई और ही विषय है, जो ये इस चीज़ के पीछे और लोगों का साथ और सपोर्ट लेकर इसको गलत ढंग से पेश कर रहे हैं। अच्छा, इसमें प्रशासनिक अधिकारियों का आपने नाम लिया, जी, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के जो है जी। पवार जी का आपने नाम लिया और भी हाँ। उनके साथ जो कह रहे आ रहे हैं। तो इस चीज़ को लेके और कितने अधिकारियों से आपने जो है बातचीत की है, इस विषय को लेकर कि गलत कार्रवाई हुई है और उनका क्या रुख रहा? और इसमें किसी राजनीतिक न नेता का कोई हस्तक्षेप रहा आपके खिलाफ या फिर आपके साथ? आपने एक का जो है नाम लिया है। अभी 2 तो नाम स्पष्ट हो गए, संजय पवार तो यहाँ आए थे, उसके साथ वो जो प्रभाग समिति का बापू सोनवने, ओके। हाँ, उसका नाम बापू सोनवने, वो भी आया था। और जो मैं कहूँ कि मैं टाउन प्लानर से पर्सनली मिलने गया, उन्होंने हमें ये स्पष्ट रूप से कहा, कि राजेश भदौरिया रोज़ हमारे पास आता है, हमको डराता है, धमकाता है, चिल्ला-चिल्ली करता है, नहीं मैं आपकी कमिश्नर को कंप्लेंट कर दूँगा। जब कमिश्नर से भी बात नहीं बनी तो उन्होंने फिर लेंगरेकर साहब जी से संपर्क किया। अब उनको पता नहीं क्या उन्होंने मेरे एब्सेंस में क्या उनको बताया है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन ये है कि उनके माध्यम से ये सारे जो भी इश्यूज़ हुए हैं ऑर्डर और प्रभाग समिति को सुपुर्द किए गए। प्रभाग समिति से जब मैंने संपर्क किया कि भाई ये मुझे आप कंप्लेंट की कॉपीज़ दो, आई वांट टू फाइट इन द कोर्ट, उनके पास शिकायत की कॉपी उनके फाइल में नहीं थी। और जबकि जो मुझे कॉपी वहाँ से प्राप्त हुई किसी भी माध्यम से, वो साइंड भी नहीं थे। यानी जो शिकायतकर्ता हैं, जिनके नाम अंकित है उस एप्लीकेशन में, उनके हस्ताक्षर भी नहीं है। बिना हस्ताक्षर वाली एक कंप्लेंट के ऊपर आपने इतनी बड़ी कार्रवाई कैसे कर ली? ये एक बहुत ही सस्पेंस वाला विषय है। इसको प्रॉपर्ली थोरोली चेक किया जाए। जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है, अधिकारियों से निवेदन है कि इस चीज़ को देखा जाए। उस वक़्त नहीं थे क्योंकि वो कॉपीज़ मेरे पास आज भी सुरक्षित हैं। अगर उसके पीछे कंप्लेंट करने के बाद उनसे साइन किए, वो बात अलग हो जाती है। लेकिन मेरे पास है। दिस प्रूव्स कि उस वक़्त उनके पास फाइल में और रिकॉर्ड में कॉपीज़ नहीं थे। नंबर 2, मैंने जब उनको लिखा कि मैं टाउन प्लानर से संपर्क में हूँ, आप कृपया इस बात को रोके रखिए, जब तक मेरी उनसे कोई बात नहीं हो जाती, उनके कोई आदेश पत्र प्राप्त नहीं हो जाते, आप इस कार्रवाई को कोई अंजाम नहीं देंगे। उन्होंने इस बात को माना, मेरी टाउन प्लानर से बात हुई थी, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं मिल रहा है मुझे। जबकि मैं फिर से इस बात को रिपीट करूँगा कि अगस्त 2022 में 23 में मैंने इनको स्पष्ट रूप से मेरे आर्किटेक्ट की तरफ से लेटर दिया है कि अगर मेरे क्लाइंट के इस कंस्ट्रक्शन में कोई भी आपकी तरफ से कोई चूक हुई है, तो मेरा क्लाइंट ऑल एंसिलरी चार्जेस, डीसी चार्जेस, पेनल्टीज़ पे करने के लिए तैयार है। प्लीज़ रिवाइज़ अकॉर्डिंग टू द न्यू डीसी रूल्स एंड इश्यू मी फ्रेश दिस प्लान। इसमें जिस तरीके से जो कि दस्तावेज़ों की बात की जाए, तो सारे दस्तावेज़ आपके पास होंगे। बिल्कुल, सारे दस्तावेज़ हैं, वो लेटर की कॉपी है, कमिश्नर को अलग लेटर लिखा है, टाउन प्लानिंग को अलग अलग लेटर लिखा है, प्रभाग समिति को अलग लेटर लिखा है। इसके बाद भी उनसे मुझे कोई कोई भी जवाब नहीं प्राप्त हुआ। यानी कि कार्रवाई हो गई है, उसके बाद जो है उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई सुन कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ भी कितना नहीं। समय हो गया सर? ये 20 मार्च 2024 और आज है आपकी दिसंबर 9 तारीख। तो सब मिला के कुछ 7 महीने के तकरीबन ये समय अवधि हो गई। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, बाहर जो है वो स्ट्रक्चर टूटा हुआ पड़ा है, उसी तरीके की हालत में है। ऐसे ही तो पड़ा आपकी है। क्या माँग है? क्या जो है सोच है? क्योंकि कहीं न कहीं जो शहर के हालात हैं, इससे सिर्फ़ आप ही नहीं, शहर की ऐसी कई और जनता है, जो भुगत रही है, जो उससे जो है कहीं न कहीं उस चीज़ों से चल रही है। ये तो कुछ ऐसे मामले हैं जो सामने आ जाते हैं। हम अपनी जनता से भी कहना चाहेंगे कई ऐसे मामले जो हैं वो आ जाते हैं सामने, लेकिन कई ऐसे मामले जो हैं, हज़ारों मामले जो हैं, शहर के कई इलाकों में हो रहे हैं। तो क्या आपकी माँग रहेगी आखिर? मेरी यही माँग है कि देयर शुड बी अ फेयर जस्टिस इम्पार्टेड टू ऑल सिटिज़न्स। एक तरफ की सुनवाई, अधिकारी लोग जो कुर्सी पे बैठे हैं, सिर्फ़ उनके दबाव में आकर, क्योंकि ये तो सारा शहर जानता है कि वहाँ पे कोई सच्चाई वाले कोई सौदे होते नहीं हैं। ठीक है, आप जानो, आपका कर्तव्य जाने, आपका कर्म जाने, हमसे कोई नहीं है। लेकिन अगर हर एक नागरिक से, उल्लासनगर के रहवासी से इस तरीके का आया,
तो लोगों का प्रशासन से, इंसाफ से विश्वास उठ जाएगा। मेरी अभी बॉटम लाइन में यही है कि आई शुड बी कॉम्पेंसेटेड फॉर दिस, माय प्लान शुड बी रिवाइज्ड अकॉर्डिंग टू माय रिक्वेस्ट, एंड देन these people should be brought to the books of justice and a fair trial should be given. तो आपने सुना कि किस प्रकार से जो है शहर में जिस तरीके से हमने कहा कि कई ऐसी कार्रवाई होती है जो बेबुनियाद होती है, उसके लिए जो है लगातार कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और आपने देखा कि किस तरीके से जो है किन-किन लोगों के नाम सामने हैं और किस-किस तरीके से जो है काम किया गया है। इनका कहना है कि सारे दस्तावेज़ इनके पास हैं लेकिन उसके बाद भी जो है कहीं न कहीं जो है इन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। आखिरी में एक सवाल आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि आपको ऐसा क्यों किया जा रहा है? आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके घर परिवार की ऐसा कोई विवाद नहीं है किसी के साथ, आपका आपने जिस तरीके से जब मैंने आपसे बातचीत की तो मेरे को पता चला कि ज़्यादा बड़ा परिवार नहीं है। आप हैं, आपकी जो है वाइफ़ हैं और मम्मी जी हैं। तो क्यों इस तरीके से लगता है आपको ऐसा क्यों किया जा रहा है? काफ़ी इस चीज़ को घर परिवार और हमारे जो भी और रिलेटिव्स हैं, उनसे मंत्रणा करने के बाद ये है कि हमें ऐसा लगता है कि ये ऊपर 2 परिवार कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के पुरज़ोर कोशिशों के बाद ये हमारी प्रॉपर्टी हड़प करने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें मैं आपको वादरा परिवार का नाम दे दूँ, ऊपर 4 माले पे वलेछा परिवार रहता है, उनका नाम दे दूँ, क्योंकि ये चाहते हैं कि इसको मेंटल टॉर्चर किया जाए। आए दिन कोई न कोई हमारे से प्रसंग होता है, उनके ऊपर 5 एनसी कराई हैं, उन्होंने भी मेरे ऊपर कराई हैं। ये यानी कि वाद-विवाद टॉर्चर किया जाता है आप बिल्कुल किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है। कल रात की बात बताऊँ कि अंडर सेक्शन 168 पुलिस ने इनको नोटिस दिया है कि आप जिस एग्रीमेंट के अंदर आपने ये फ्लैट खरीदे हैं, यू शुड अबाइड बाय इट। आप उसी के माध्यम के, उसी के दायरे में रहें, उसके आगे नहीं जाना है, वरना हमें आपके ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई करनी पड़ेगी। उसके बावजूद भी पिछले 2 दिनों से कोई सीसीटीवी वाला रात को 12 बजे, साढ़े 11-12 बजे यहाँ हमारे भवन में आता है और कुछ न कुछ छेड़खानी करता है। कल भी मैंने रात को उनको सीसीटीवी फुटेज निकाल के पुलिस को बताई हैं, उनके ऊपर एनसी कराई है। और रात में, देर रात में 11:30 के बाद हमारे छत पे उन्होंने पत्थर फेंके हैं और मेरी वाइफ़ से गाली-गलौज की है। उनको ऐसे-ऐसे शब्द बोले हैं, जो इस वक़्त मीडिया के सामने बोलने एक निर्लज्ज आदमी का काम हो जाए। ऐसे सभ्य, पढ़े-लिखे लोग जो अपने आप को बहुत व्हाइट कॉलर समझते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके क्या प्रूव करना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं कि आप हमको डराओगे, धमकाओगे और हम चुप बैठेंगे? जी नहीं, सुनने वाला है, कोई तो अदृश्य शक्ति है, कोई तो हमारे लिए भी है, इनसे ऊपर जो काम कर रहा है और हमें हर वक़्त कोई न कोई उनसे सहायता मिल जाती है। मैं उस प्रभु परमेश्वर से, अपने बड़े बुज़ुर्गों से जो हैं, जो हाज़िर-नाज़िर हैं और हमारे गुरुजनों से, उनके चरणों में यही प्रार्थना करूँगा कि इनको सद्बुद्धि देवे ताकि ये सही राह पे आ जाएँ, क्योंकि कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। जो बोया है, वही पाओगे। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आखिरी में जो शब्द कहे कि जो बोया है वही पाओगे। तो प्रशासनिक काल में इस तरीके की जो है घटनाएँ होती रही है। शहर में कई ऐसी कार्रवाई हुई है। फिर से हम कहना चाहेंगे दर्शकों की कई कहानियाँ जो है सामने नहीं आ पाती, लोग कह नहीं पाते। जिस तरीके से दबाव बनाया जाता है, जिस तरीके से जो हालात है, कई लोग तो जान भी नहीं पाते। वो जो है उलझनों में रह जाते हैं कि प्रशासनिक काम है, इतने लोगों का हस्तक्षेप है तो वो क्या करें? कई लोग जो है इन कहानियों से दूर रह जाते हैं लेकिन कई चीज़ें जो है सामने आ जाती है, तो इसी तरीके से कारोबार चलता है। देखना ये कि आने वाले समय में क्या इस पे लगाम लगती है? कुणाल कपूर, बोल इंडिया।